नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया बच्चे जैसा आप जानते हैं, किसी भी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य जिसे हम कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखो, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अब बच्चे सबसे पहले देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया को बच्चों दो आधार पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। वैसे अगर क्रिया प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप सकर्मक और अकर्मक बताते हैं। तो इसमें देखो अकर्मक क्रिया बताया जा रहा है। तो पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। देखो यहाँ सकर्मक क्रिया दिखा रहा है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात जिसमें कर्म ना हो। और सकर्मक क्या है? अर्थात जिसमें कर्म हो। तो बच्चों अब इसमें देखो, अब कर्म नहीं है तो कहाँ, कैसे नहीं है, कहाँ नहीं है। अब जैसे मान लो ये उदाहरण है कि वे लोग हंसेंगे, बच्चा सो रहा है। अब अगर हम इसमें प्रश्न करेंगे तो उत्तर सीधे कर्ता से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कौन सो रहा है? तो बच्चा सो रहा है। लेकिन हमें क्रिया में क्या का उत्तर चाहिए। ठीक है, अब जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अगर ये है तो अगर हम बच्चा पढ़ रहा है को लिखेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिख दें कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक। अगर हम इसमें पुस्तक लगा दें तो वो सकर्मक हो जाएगा। लेकिन चूंकि कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक वाक्य है। अब अगला है बच्चों पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? कि जिसमें कर्म के बिना भी पूर्ण लगती है। यह कर्ता की दशा, अवस्था तथा गति का बोध कराती है। अब जैसे बच्चा रो रहा है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है। अब इसमें अकर्मक क्रिया है और पूर्ण अकर्मक है, मतलब इसमें कर्म कहीं भी नहीं है। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है? क्रिया की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंधित पूरक की आवश्यकता होती है, मतलब कर्ता के पूरक की। अब कर्ता का पूरक क्या है? कि चोर बड़ा चालाक निकला। चालाक निकला, चालाक क्या है? विशेषण है। अब इसका बड़ा क्या है? इसका पूरक है। मतलब चालाक के बारे में बताया गया कि बड़ा चालाक है, मतलब एक तरह से ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण है लेकिन ये पूरक भी है। मैं बीमार हूँ, तो चालाक और बीमार को यदि वाक्य से निकाल दें तो वाक्य क्या लगेगा? अपूर्ण लगेगा। ठीक है, तो ये पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण और अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। अब आते हैं सकर्मक क्रिया पे। तो सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया वो है कि जिसमें कर्म हो। स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म, मतलब कर्म के जो साथ हो वो क्रिया, तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब है जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, मतलब जिसमें कर्म हो। कर्म रहेगा तो भाषा जो है स्पष्ट होगी, वाक्य स्पष्ट होगा, वाक्य पूर्ण होगा। अब जैसे देखो, चिड़िया फल खाती है। चिड़िया फल खाती है यानी फल, ये फल क्या है? ये फल जो है आपका कर्म है। अब पहचानने का एक और तरीका है कि अगर हम इसको लिखें कि चिड़िया फल को खाती है तो ये कर्म आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि कर्म का चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वास्ते, अपादान से अलगाव और अधिकरण में पर संबंध काके की, नाने, नीरा, रेरी और संबोधन है। ठीक है, इस तरह से कारक चिन्हों का प्रयोग जो होता है उसमें कर्म एक भाग है, अंग है, और कर्म का चिन्ह होता है को। तो चिड़िया फल को खाती है, अर्थात ये सकर्मक हो गया। इस तरह राधा घड़ा भर रही है। अब घड़ा क्या है? कर्म। घड़ा को भर रही है, राधा घड़ा को भर रही है यानी सकर्मक वाक्य है।
मतलब राधा क्या भर रही है तो घड़ा भर रही है, चिड़िया क्या खा रही है तो फल खा रही है। मतलब क्या पूछने पर अगर उत्तर आता है वो क्या हो जाता है, सकर्मक वाक्य होता है। आप इसमें भी देखो बच्चों, एक कर्मक वाक्य और द्विकर्मक वाक्य। एक कर्मक वाक्य क्या होता है, केवल एक कर्म की अपेक्षा होती है, इसमें एक कर्म रहेगा। वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, देखो जो उदाहरण यहाँ बताया जा रहा है। केवल एक कर्म की अपेक्षा, जैसे माली पौधों को सींच रहा है, इसमें एक ही कर्म है। अब देखो बच्चे, इसमें को दिख रहा है, को स्पष्ट है, पौधों को सींच रहा है, तो ये कर्म है, एक कर्म है। और अगर दो कर्म है, दो कर्म देखो, जैसे माली पौधों को पानी देता है, यानी माली पौधों को पानी को देता है, को पानी को देता है। लेकिन चूंकि बार बार को का प्रयोग सही नहीं है, भाषा थोड़ी जो है असहज लगती है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण लगती है, इसलिए उसमें से को हटा दिया जाता है। को आवश्यकता के अनुसार सिर्फ एक जगह ही किया गया है, और दूसरी जगह का को जो है स्वतः आप समझ जाएंगे कि इसमें को चिन्ह छुपा हुआ है। तो नमस्कार बच्चों, अब मैं आपको, इसके पूर्व में मैंने आपको क्रिया के अकर्मक और सकर्मक भेद के बारे में बताया था। अब आज हम बात करते हैं उसमें जो संरचना के आधार पर क्रिया भेद। जैसा कि पूर्व में आपको ये बताया जा चुका है कि क्रिया के भेद बताया गया कि एक कर्म के आधार पर है, एक संरचना के आधार पर है। तो कर्म के आधार पर आपने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक पढ़ा था। अब बच्चों आइए संरचना के आधार पर क्रियाभेद पढ़ते हैं। संरचना के आधार पर क्रियाभेद क्या है? तो संरचना के आधार पर बच्चों देखें कि जो वाक्य रचना जिस तरीके से हो रही है वो संरचना कहलाती है। अब जैसे इसमें जो है कुल जो इसके भेद बताए गए हैं वो है, एक तो प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। ये आप पूर्व के पाठों में पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में आप पूर्व के पाठों में पढ़ चुके हैं। तो बच्चे सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हो, प्रेरणार्थक यानी जिस कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाए, मतलब प्रेरणा प्रदान किया जाए कार्य को करने के लिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो सकर्मक होती हैं, मतलब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही ये वाक्य आएंगे। अब देखो, अब प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो भेद हैं। एक तो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि जैसे मूल क्रिया में आप प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे रोना है तो रुलाना, जीतना है तो जिताना, कप्तान टीम को जिताता है। अब देखो इसमें प्रेरणा है। प्रेरणा क्या है कि कप्तान ने क्या किया, टीम को जितवा दिया है। तो जहाँ क्रिया स्वयं ना करके दूसरे से करवाने की प्रेरणा दी जाए वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? मतलब जिसमें दो प्रेरणा हो, दो प्रेरणा के शब्द हैं। अब जैसे इस क्रिया में क्या होता है, वाह प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे रोना रुलवाना, जीतना जितवाना। अब वाक्य देखो, कप्तान टीम को गेंदबाजों से जितवाता है। मतलब कि क्रिया जो है, जो हो रही है, उसमें दो कार्य करने वाले हैं या दो के सहयोग से किया, मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक यानी दूसरा व्यक्ति जो प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है वो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जैसे उदाहरण है, कप्तान टीम को गेंदबाजों से जितवाता है। मोहन छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। अध्यापक छात्रों से लेख लिखवाता है। इस तरीके से, ठीक है, मतलब दो प्रेरणा की बातें जिसमें की जाए वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे बच्चों संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया बहुत ही आसान है, मतलब जहाँ दो क्रियाओं का मेल हो।
एक से अधिक पदों वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं, मतलब एक से अधिक पद होना। अब जैसे देखो, एक तो मुख्य क्रिया होती है, फिर एक सहायक क्रिया होती है, एक रंजक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया जैसे जो क्रिया मुख्य अर्थ का वाहक होती है, यानी जो क्रिया मुख्य कार्य कर रही है। अब जैसे जा शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब इसमें ता जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? जाता। लेकिन इस वाक्य में देखो हरीश मुंबई जाता रहता है, इसमें जाता मुख्य क्रिया है, रहता है रंजक क्रिया है, और है जो है सहायक क्रिया है। ये देखो, अब रंजक क्रिया क्या है? रंजक क्रिया यानी जो एक तरह से समापिका क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने के साथ रंजकता यानी विशेष अर्थ प्रदान करे। विशेष अर्थ क्या प्रदान किया इसने काल का बोध कराया। ये क्या है क्रिया? वर्तमान काल की है। यहाँ था भी हो सकता है भी है, होगा भी हो सकता है। तो ये जो है सहायक क्रिया होती है, ठीक है। मतलब विशेष अर्थ, जैसे ये सहायक क्रिया हो गया और रहता है रंजक क्रिया हो गई। रंजक क्रिया यानी कि इन दोनों को के बीच का जो अर्थ है वो पूरा कर रहा, वो रंजक क्रिया कहलाती, ठीक है। अब आगे देखो, नाम धातु क्रिया। नाम धातु यानी जैसा कि इसके देखो, इसे शब्द से ही पता चल रहा है नाम। तो नाम धातु क्रिया प्रायः किससे बनती है? संज्ञा शब्द से, ठीक है। संज्ञा, क्योंकि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा से बनती है। तो संज्ञा देखो, तो इसमें दिया भी है, देखो, संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब नाम धातु क्रिया क्या है, कैसे बनती है, उसमें देखो, जैसे एक संज्ञा शब्द ले लिया, जैसे हाथ। अब उसमें हाथ से क्या बन गया? हथियाना। इस तरह लात, लतियाना, बात, बतियाना, ठीक है। चिकना से चिकनाना, ठीक है। सहना से सहनाना, सहनवाना। मतलब जो भी क्रिया बन रही है वो नाम धातु क्रिया जो संज्ञा शब्दों से बनी है। हाथ, बात, लात, और या फिर जो भी क्रियाएं हैं इस तरह की। चलो आगे है, जहाँ एक क्रिया से पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? किसी भी क्रिया के पूर्व होने वाली क्रिया, क्रिया के पूर्व होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहाँ एक क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया आए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने हाथ धोकर खाना खाया। कर जो लगा है, इसमें कर लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। उसने जो है खाना खाकर हाथ धोया, ये भी लिख सकते हो, कर लगाना है। घर जाकर उसने पढ़ाई की, ठीक है। या यहाँ आकर वह बहुत सुधर गया, या विद्यालय जाकर बच्चे पढ़ने लगे। बहुत सारी चीज़ें, आ, जा, का, जितने भी मूल धातु क्रियाएं हैं उनमें जो है कर जोड़ देने से, कर प्रत्यय जोड़ देने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण हो जाता है। परीक्षा में बच्चे पूछा भी जाता है कि पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया का पाठ समाप्त हुआ।